नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आशा करता हूँ आप सब हेल्दी हैं दोस्तों, अपनी अपनी जगह पे सेफ हैं। आज मैं आपके साथ टाइफाइड फीवर के बारे में बात करूँगा कि टाइफाइड फीवर कैसे होता है, क्या होता है, इस कैसे हमारे शरीर में ये शुरू होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, मैं उसके बारे में आपसे आज बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि टाइफाइड बुखार जो है, टाइफाइड फीवर जो है, इसे एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है, अंतड़ियों का बुखार। ये होता है एक बैक्टीरिया से। ज़्यादातर लोगों में जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है वो है साल्मोनेला टाइफी। एक दूसरी तरह का बैक्टीरिया भी है जिसका नाम है साल्मोनेला पैराटाइफी। वो ABC की तरह में मौजूद है, बट उससे इन्फेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादातर ये साल्मोनेला टाइफी ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। और ये जो बुखार है ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अब जो ये इन्फेक्शन होता है ये होता कैसे है? ये फीको ओरल डिजीज़ है। फीको ओरल डिजीज़ का मतलब है कि जो स्टूल हम पास करते हैं, जो डेफिकेशन करते हैं, स्टूल जो है उसकी वजह से अगर पानी की सोर्स कंटेमिनेट हो गई, पानी में कहीं से इन्फेक्शन चला गया स्टूल की वजह से, सीवरेज वाटर कई बार पीने की पानी के उसमें मिलावट हो जाती है किसी वजह से, तो वो चीज़ें कारण बन जाती हैं। छोटे बच्चों में एनल रीजन में इचिंग हुई, बच्चों ने हाथ से खुजा दिया, उसके बाद हाथ धोए नहीं, उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, किसी को खिला दिया, तो इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। ऐसे ही जैसे हम बाहर खाना खाने गए हैं, किसी ने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, अच्छे से हाथ वगैरह नहीं धोए, तो इन्फेक्शन इस तरह से एक दूसरे को हो जाता है। तो एक बार जब बैक्टीरिया शरीर में एंटर होता है तो ये इंटेस्टाइन्स तक जाता है। इंटेस्टाइन्स में जाने के बाद ये अंतड़ियों की दीवारों में घुस जाता है। वहाँ पे हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं जिनका नाम है पॉलीमॉर्फ्स, मैक्रोफेजेस। ये सेल्स इन बैक्टीरियाज को मारने की कोशिश करते हैं, इन्हें पकड़ लेते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, मगर ये बैक्टीरिया मरता नहीं है। उन सेल्स के अंदर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। मल्टीप्लाई होते होते ये उन अंतड़ियों में से एक चैनल होता है जिसे लिम्फेटिक चैनल कहते हैं, जो कि हार्ट तक वापस जाता है। उसमें एक द्रव ट्रैवल करता है जिसे लिम्फ कहते हैं। तो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, गांठों के थ्रू ये सारा चैनल बना होता है। गांठें हैं, गांठों के बाद फिर चैनल आ गया, इस तरह से है ये सिस्टम सारा। तो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के थ्रू ये हार्ट तक वापस जाता है इन्फेक्शन, वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, पूरे खून में पहुँच जाता है। अब खून के थ्रू ये अलग अलग ऑर्गन्स में बैक्टीरिया पहुँच जाता है, जैसे कि लिवर, लंग्स, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, किडनीज, बोन मैरो में भी पहुंच जाता है ये। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गन्स कई जगह पे ये पहुंच चुका होता है और वहाँ पे फिर ये रुक के मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। जब ये पूरी तरह मल्टीप्लाई होके बढ़ जाता है, दोबारा से खून में पहुंचता है, तो लक्षण आने शुरू होते हैं। और इसके अलावा गॉल ब्लैडर में जो पित्त है, बाइल है, वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम बन जाता है इन बैक्टीरियाज को ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर सीधा आंत में बार बार पहुँचते रहते हैं। अंतड़ी में पहुँचने के बाद वो अंतड़ी में जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं, पायर्स पैचेस हैं, जो छोटी आंत का आखिर का हिस्सा है जहाँ से बड़ी आंत शुरू होनी है, वहाँ पे ये पायर्स पैचेस होते हैं। ये भी लिम्फॉइड टिश्यू है, बॉडी के डिफेंस के लिए बनी हुई चीज़ें हैं। वहाँ पे पहुँच के ये उनको इन्फेक्ट करता है, वहाँ ग्रो करता है और अल्सर फॉर्मेशन कर देता है, छाले बन जाते हैं। और वो छाले जो हैं वो आगे चल के कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकती है, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, खून आ सकता है, सुराख हो सकता है इंटेस्टाइन में। तो वो अलग चीज़ें हैं, वो मुश्किल क्रिएट कर देती हैं। अब बारी है इनके सिम्टम्स की। तो इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 से 14 दिन का है ज़्यादातर लोगों में, मगर ये देखा गया है कि कुछ लोगों में ये 3 से लेकर 56 दिन तक भी हो सकता है। डिपेंड करता है कितना इन्फेक्शन आपके अंदर गया। कम गया तो उतना ही लंबा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा चला गया तो उतनी ही जल्दी ये हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सिर दर्द होगा, बुखार जैसी फीलिंग होगी। ये सारे सिम्टम्स से ये शुरू होता है।
तो पहले हफ्ते में यही चीज़ें आती हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है। कॉन्स्टिपेशन पहली कंडीशन है जो इस बीमारी में पहले आती है और बीमारी के आखिर तक लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं, पानी की तरह स्टूल आता है, डायरिया हो जाता है। तो पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते में सिम्टम्स जो हैं वो पूरे आ जाते हैं। पहले हफ्ते में एक चीज़ और होती है कि जो हार्ट बीट है वो कम होती है 60 से नीचे, उस कंडीशन को कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो वो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। और उसके अलावा दूसरे हफ्ते में जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो स्टमक के ऊपर एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। 70 से 75% लोगों में वो स्प्लीन में सूजन आ जाती है। तो जब वो हाथ से चेक करते हैं डॉक्टर, तो हमें पता चल जाता है कि उसमें सूजन है, वो हाथ को महसूस होती है। उसके अलावा 25 से 30% लोगों में जो गले की छोटी छोटी गांठें हैं, इनमें सूजन आती है, दर्द होने लग जाती है। लिवर में सूजन आ जाती है, लिवर का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है। उसके अलावा पेट के ऊपर के हिस्से में और छाती पे हल्के हल्के लाल कलर के दाने आ जाते हैं, रैशेस आ जाती हैं। और रैशेस को अगर दबा के देखते हैं तो वो रैशेस वहाँ से पीलापन आ जाता है, वहाँ से जैसे एकदम से लालपन हट गया, बाकी का हिस्सा लाल रह गया। इस तरह की इस कंडीशन को ये रोज स्पॉट्स कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोज स्पॉट्स ये ज़्यादातर लोगों में मिल जाती है। हाँ, जो गहरे रंग के लोग हैं, जिनकी स्किन डार्क कलर्ड है, उनमें ये चीज़ें विजिबल नहीं होती। हल्के रंग के लोगों में ही ये चीज़ पता लग पाती है। इसके अलावा 3rd वीक में जाके कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू होती हैं। तीसरे हफ्ते में जिन जिन ऑर्गन्स में ये बैक्टीरिया पहुंच चुका है, वहाँ पे अगर इलाज सही से नहीं लिया जा रहा तो वो कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि अगर लंग्स में बैक्टीरिया है तो लंग्स में निमोनिया की कंडीशन आ जाएगी, निमोनिया हो सकता है। खून में बैक्टीरिया है, खून में ब्लड सेल्स टूटते हैं जिसकी वजह से अनीमिया हो सकता है। ब्रेन में अगर है, ब्रेन में सूजन पैदा कर देता है, उस कंडीशन को मेनिंजाइटिस कह देते हैं। गॉल ब्लैडर में जैसे मैंने बताया वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो करता है ये, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन सूजन कर देता है, जिस कंडीशन को कहते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की कंडीशन होती है। किडनियों में होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई। उसके अलावा बोन्स में सूजन हो सकती है। तो ये कंडीशंस जो हैं ये कॉम्प्लिकेशन की कंडीशंस हो जाती हैं अगर इलाज नहीं प्रॉपर लिया। कुछ ही % लोगों में, 2 से 3% लोगों में इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकती है, जो आंतड़ियों में अल्सर्स बन चुके हैं उसकी वजह से। 2 से 8% लोगों में इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है। अगर ये कंडीशंस ये तीसरा हफ्ता बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के निकलता है तो चौथे हफ्ते को हम कहते हैं वीक ऑफ कन्वेलेसेंस। कन्वेलेसेंस का मतलब है कि रिकवरी स्टार्ट हो गई। अब मरीज के लक्षण आहिस्ता आहिस्ता जाने शुरू हो गए हैं, मरीज हेल्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते होते वो हेल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से ये टाइफाइड बुखार की सारी कंडीशन है। उसके बाद है इसके डायग्नोसिस की बात, कि कौन से टेस्ट करवाए जाएं जिससे ये पता लगे कि ये टाइफाइड बुखार है। तो ब्लड कल्चर है, ब्लड कल्चर करवाया जा सकता है। दूसरे हफ्ते में पता चल जाता है, 80% लोगों में पॉजिटिव आ जाता है कि बैक्टीरिया है, टाइफाइड का पता चल जाता है उस टेस्ट से। यूरिन कल्चर है, यूरिन कल्चर में अगर दूसरे हफ्ते में कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा टेस्ट, उसके बाद उसकी कोई खास वैल्यू नहीं रहती, उससे पहले भी नहीं करवाना चाहिए। दूसरे हफ्ते में यूरिन कल्चर पॉजिटिव आ जाता है। स्टूल कल्चर जो है वो दूसरे हफ्ते से लेकर चौथे हफ्ते तक कभी भी करवा लो, उसमें बैक्टीरिया मिल जाता है। अगर टाइफाइड है तो उससे पता चल ही जाता है कि ये टाइफाइड बुखार है या नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में टाइटर्स चेक करते हैं, एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं उनका लेवल चेक किया जाता है। अगर आपने ये टेस्ट 7th डे पे कराया है बुखार पे, 7th डे पे ही कराना चाहिए तभी ये आ पाता है। तो 7th डे के बाद जब नेक्स्ट 7 डेज़ बाद कराते हैं यानी कि 14th डे पे, तो 7 दिन से लेके 14th डे का टेस्ट में 4 गुना का फ़र्क होता है, 4 गुना बढ़ चुके होते हैं वो, और ये इंडिकेशन है कि ये टाइफाइड फीवर ही है। तो ये चीज़ें हमें बुखार के बारे में बता देती हैं कि किस तरह का बुखार है। ये टेस्ट्स इसके लिए होते हैं। अब बात आती है इसकी प्रिवेंशन की,
कि इसे कैसे रोकथाम की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फीको ओरल डिजीज़ है, तो अपने हाथों को धो के रखना, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना। जिन दिनों में ये बुखार ज़्यादा हो सकता है उन दिनों में प्रिकॉशंस लेना कि बाहर का खाना ना खाएं। खाना बनाना है हाथ धो के बनाएं, खाना परोसना है हाथ धो के परोसें, खाना खाना है हाथ धो के खाएं। ये चीज़ों का ध्यान रखना बच्चों के खास करके, बच्चों को पता ही नहीं होता, बच्चे बताते भी नहीं हैं कहाँ कहाँ से वो खेल के आए हैं, किन किन चीज़ों को उन्होंने छुआ है। तो ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हो जाती हैं खास करके बच्चों के लिए कि उनको इन्फेक्शन ना हो। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप डिजीज़्ड नहीं होंगे, ये इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा आपको। और होम्योपैथिक दवाइयों में आर्सेनिकम एल्बम, रस्टॉक्स, सिनकोना, बैप्टीशिया, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो टाइफाइड में दी जाती हैं, उनमें से ये कुछ दवाइयों का नाम मैंने आपको बताया है जो टाइफाइड बुखार में काम आती हैं। बट बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अपनी आप से सेल्फ मेडिकेशन करने से अगर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिकेशन कभी मत लीजिए। कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के हानिकारक ही रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा इस बीमारी को समझने में, इसके लक्षणों को समझने में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ मैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।